नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। काशी का कंट्रोल रूम, ये वो जगह है जो आमतौर पर पार्टियों के मुख्यालय में तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार काशी के लिए अलग से चुनावी कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। जैसा काशी का मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सबके लिए साख का सवाल बन चुका है। काशी के कंट्रोल रूम से कैसे साधे जा रहे हैं जीत के समीकरण, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीजेपी का कंट्रोल रूम। बीजेपी को मोदी से उम्मीद है और मोदी को वाराणसी से। साबरमती के किनारे बैठकर 12 साल से गुजरात पर हुकूमत कर रहे मोदी अब गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, वो भी शिव के धाम काशी में। मोदी की एक नजर तो दिल्ली पर लगी है, लेकिन दूसरी वाराणसी पर, जहां से जीत ही उनके बुलंद इकबाल का सबूत हो सकती है। वाराणसी में जीत के लिए मोदी के लोगों ने मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं। काशी जंग के मैदान में बदल रही है और उस जंग को जीतने के लिए वॉर रूम बनकर तैयार है। वाराणसी के दिल में बसे रथ यात्रा से मोदी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। जी हां, रथ यात्रा से सटे सेवाश्रम में 13 मंजिला इमारत में बना है मोदी का वॉर रूम। बनारस में बीजेपी की तैयारी जोरों पर है और इस तैयारी को जोर शोर से चलाने के लिए बीजेपी ने बनारस के बीचों बीच रथ यात्रा चौराहे के करीब सेवाश्रम नाम की 13 मंजिल की बिल्डिंग में अपना वॉर रूम एस्टेब्लिश किया है। और यहां पर अगर देखें कि इस तरीके से तमाम एक्टिविटीज होती हैं, तो सबसे बाहर इस वॉर रूम के बाहर इस तरीके से ये सूचना पट लगाया गया है, जिस पर तमाम जानकारियां लिखी जाती हैं कि रोजाना मेजर एक्टिविटी क्या होने वाली है। विकास वाले दावों के देवता बने नरेंद्र मोदी तो अभी काशी की गलियों की खाक छानने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जर्रे जर्रे को जीत के खुशनुमा एहसास से भरने के लिए मोदी समर्थकों ने तैयारी कर ली है, बिल्कुल 5 स्टार वाले अंदाज में। तभी तो इस 13 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा हॉल बुक कराया गया है पूरे चुनाव तक के लिए। इस हॉल में यह रणनीति बनेगी कि कैसे मोदी की शानदार जीत हो और कैसे उनके चुनाव प्रचार के अभियान को ज्यादा आक्रामक, ज्यादा जोरदार बनाया जा सके। इस वॉर रूम के अंदर चलते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है वॉर रूम का, जहां पर तमाम वॉलंटियर्स बैठते हैं, तमाम वॉलंटियर्स जुटते हैं, प्लानिंग की जाती है। अलग अलग जो कार्यक्रम शहर भर में होने हैं वहां उनके बारे में प्लानिंग की जाती है, मीटिंग्स होती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है 77, उसका मुख्यालय है। यहीं से सारे इलेक्शन की गतिविधियों को हम लोग संचालित करते हैं। अब आप इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर चलिए। यहाँ पर एक 5 रूम का फ्लैट लिया गया है। अब चुनाव मोदी का है, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का, इसलिए 5 रूम के इस फ्लैट में प्रचार के लिए चुनाव सामग्री रखी जाएगी। बीजेपी वॉर रूम की दूसरी मंजिल पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ इस फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता है कैंपेन मटेरियल और तमाम, अगर हम यहाँ नजर डालें तो बहुत सारे बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे। ये सारे बॉक्सेस जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है वो शायद वोटर लिस्ट इस पूरी लोकसभा की यहाँ पर रखी हुई है। इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर भी 2 फ्लैट बीजेपी ने ले रखे हैं। जमाना हाईटेक है और इसकी ताकत को मोदी ने बखूबी भांप लिया है, इसलिए इसमें से एक फ्लैट में आईटी सेल बनाया गया है, जबकि दूसरे में मीडिया सेल बनाया गया है। तो ये पूरा आईटी सेल है जहां पर तमाम एक्टिविटीज हैं। संजय कपूर जी हमारे साथ हैं, वो इस पूरे आईटी सेल को दिखाएंगे। क्या एक्टिविटीज होती हैं सर? हमारे प्रिंटिंग और जेरोक्स यहाँ पर हो रहा है। इस रूम में प्रिंटिंग और जेरोक्स सेक्शन है टोटल पूरा। तो ये प्रिंटिंग और जेरोक्स सेक्शन है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर ये टोटल जो हमारे 272 प्लस वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, कांटेक्ट करते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि उनको क्या करना है। तो उसको एक मनीष जी हैं, वो उसको पूरा टेक केयर कर रहे हैं। मोदी वडोदरा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वाराणसी की अहमियत उन्हें बखूबी पता है। एक वाराणसी का असर पूर्वांचल की न सिर्फ 32 सीटों पर पड़ने की संभावना है, बल्कि बिहार तक इसका असर दौड़ सकता है। हालांकि मोदी का सपना जितना बड़ा है, उसमें इन्हें कम से कम 272 वाराणसी जीतने होंगे। मोदी पिछले साल के आखिर में वाराणसी गए थे एक रैली करने। उस रैली में उमड़ी भीड़ के बाद ही यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर में बीजेपी के ही सांसद मुरली मनोहर जोशी का पत्ता काटकर मोदी की सत्ता स्थापित की गई।
वाराणसी से अब मोदी मैदान में हैं, तो 32,000 कार्यकर्ताओं की टीम मोदी के लिए गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव, देहात देहात तक घूमेगी। अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। और जिन आंकड़ों से मोदी परहेज कर रहे हैं, शायद उन्हीं आंकड़ों पर नजर रखेगी ऐसी ही कुछ टीम वॉर रूम से। काशी में मोदी का कंट्रोल रूम सबसे बड़ा और हाईटेक है। यह बताया जाता है कि यह सीट किस हद तक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, यह साफ हो जाता है। यह लाजमी भी है क्योंकि यहां से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तैयारी भी कम नहीं। कैसा है आम आदमी पार्टी का कंट्रोल रूम, आइए देखते हैं। हमने और जांच करी तो पता चला मुकेश अंबानी के प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं नरेंद्र मोदी। वहां से डाउनलोड कर लेना, वो केस करते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता इनसे। बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी नाम का पारस पत्थर उनको लोहे से सोना बना देगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बीजेपी के उस सोने से लोहा ले रहे हैं। इसीलिए वाराणसी में, जहां से मोदी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस की जनता आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। ये मोर्चाबंदी बीजेपी को सुहाई नहीं। मोदी के समर्थक केजरीवाल के विरोध में आ गए, सुबह भी शाम भी, लेकिन केजरीवाल भी डटे हैं और उन्हें लगता है कि वाराणसी में मोदी के रथ को रोकने में वो कामयाब होंगे। विरोध कर रहे हैं, वो करेंगे जी। जब आप इस देश के सबसे बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स को चुनौती देते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो जिन लोगों के इंटरेस्ट्स को आप चुनौती दे रहे हैं वो तो विरोध करेंगे ही। आपको इसके लिए तैयार रहना है और हम इसके लिए तैयार हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी झेलने के लिए तैयार हैं। सच्चाई के रास्ते पे अड़चन जरूर आती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसके लिए केजरीवाल का भी वॉर रूम सजकर तैयार है। हालांकि केजरीवाल के वॉर रूम में मोदी जैसा विस्तार नहीं है, लेकिन अपने सीमित साधनों के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी की उम्मीदों पर झाड़ू फेरना चाहती है। बनारस के महमूदगंज इलाके में एक ओल्ड बॉयज हॉस्टल में पहली और दूसरी मंजिल पर आपका वॉर रूम बना है। कई लोकल यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं पार्टी से, जो बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक उनके लिए हेल्प डेस्क बना रखा है, जहाँ पर कि हमारे 2-4 कार्यकर्ता जो चीज़ों को समझ के अच्छी तरीके से उनकी बात को कैसे उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना, वो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। इस दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पर कार्यकर्ताओं से बैठक होगी, जिसमें चुनाव जीतने की रणनीति पर वो चर्चा करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर ही हेल्प डेस्क भी है, जहां से कार्यकर्ताओं को इस काम में मदद मिलेगी कि उन्हें कहां और कैसे प्रचार करना है। दफ्तर की पहली मंजिल पर सोशल मीडिया और आईटी सेल बना है। पहली मंजिल पर ये कमरा केजरीवाल के लिए तैयार है, जहां वो अपने करीबी लेफ्टिनेंटों के साथ मंत्रणा करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने 5 विधानसभाओं के लिए कोऑर्डिनेट अपॉइंट किए हैं, कोऑर्डिनेटर। तो जहां जिस तरह के वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। डिमांड्स जिस तरह की है, कितने वॉलंटियर चाहिए, और कुछ वॉलंटियर्स हैं उनको हम बज़ एक्टिविटी में, और जैसे नुक्कड़ एक्टिविटी है, कुछ लोग घाट पे जा रहे हैं टोपियाँ लगा के, लोगों से बात कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम किस मकसद से यहाँ पे। केजरीवाल की नजर काशी के उस वोट बैंक पर है जो मोदी के खिलाफ हैं, और उन पर भी जो हमेशा हाशिए पर रहते हैं, और ये पूरी प्लानिंग इस वॉर रूम में होगी। अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। और अब आइए नजर डालते हैं कांग्रेस के कंट्रोल रूम पर। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता मोदी के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया है। चांस दिया गया है अजय राय जैसे स्थानीय नेता को, जो पिछले चुनाव में हार चुके हैं। लेकिन हाईटेक कंट्रोल रूम के साथ पार्टी का दावा है इस बार कुछ अलग करने का। काशी की जंग का कांग्रेसी कंट्रोल रूम उम्मीदवार अजय राय के पर्चा भरने के साथ तैयार हो चुका है। कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया के तमाम डेटा के साथ पूरी तरह फंक्शनल। काशी के कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसा हाईटेक कंट्रोल रूम पहली बार देख रहे हैं। हालांकि चुनाव में इसका ट्रेंड 1 दशक पुराना है, मगर काशी में कड़ी टक्कर को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
ये पूरा हॉल अगर देखें तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बनाई गई है इस पूरे हॉल में। तो दूसरी तरफ हम अगर इस तरफ देखें तो ये पूरी आईटी सेल यहाँ पर एक बनाई गई है जिसमें तमाम वॉलंटियर्स जो कांग्रेस के हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे वेब पेजेस यहाँ पर अजय राय के नाम से बनाए गए, फेसबुक पेज है, लगातार यहाँ से सॉफ्टवेयर गतिविधियाँ लगातार होती हैं और एक पूरा प्लानिंग ये किया गया है कि तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनका IT डेटा तैयार किया जाए। अब जरा कांग्रेस के चुनावी कंट्रोल रूम का ढांचा भी समझ लीजिए। ग्राउंड फ्लोर पार्टी मीटिंग और वॉलंटियर के लिए ब्रीफिंग, फर्स्ट फ्लोर कन्वीनर रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और IT सेल। IT सेल में 16 लोग नियुक्त किए गए हैं। ये 16 लोग SMS करते हैं, कॉल करते हैं। IT सेल ने करीब 7 लाख लोगों का डेटा बना लिया है। कॉल और SMS के साथ सोशल नेटवर्किंग भी मैनेज करते हैं। हम लोग यहाँ से अजय राय जी के लिए उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उनके चीज़ों को, उनके एक्टिविटीज़ को, उनके अपील्स को पहुँचाना थ्रू SMSs, थ्रू वॉइस SMSs। इलेक्शन में पोलिंग बूथ पे आपके कौन से कार्यकर्ता कहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा डेटाबेस क्रिएट करना। ये तो हुई वर्चुअल वर्ल्ड को मैनेज करने की बात, लेकिन काशी की लड़ाई में जमीनी मुद्दे भी कम अहम नहीं है। मुद्दों की सियासत में कांग्रेस का अपना राग है। काशी में चुनावी टक्कर मोदी और केजरीवाल के बीच सीधी बताई जा रही है, लेकिन अजय राय की नजर में बनारस वालों की इस बार चिंता बाहर वाले हैं। बनारस का निर्णय इस बार बहुत ही अलग तरीके का होगा। इस बार बनारस में अपनी मिट्टी की लड़ाई है, अपने इस घर की लड़ाई है कि अपने घर को हमें बचाना है। जो बार बार बाहर के लोग आकर इस बनारस को ठक्कर जा रहे हैं, इस शहर के लोगों पर आंख में पट्टी बांध कर जा रहे हैं, इस बार बनारस में ऐसा नहीं होने वाला। बनारस के स्थानीय मुद्दों और अपनी मिट्टी के लाल का नारा कांग्रेस की तरफ से 2009 में भी दिया गया था। इसका चेहरा भी यही अजय राय थे, मगर बनारस की जनता ने जीत का सेहरा पहनाया मुरली मनोहर जोशी को। लिहाजा कांग्रेस इस बार आंकड़ों का आईना दिखा रही है। पिछली बार बाहरी को सांसद चुना तो देखो बनारस के विकास का क्या हश्र हुआ है। अनुराग ढांडा, वाराणसी, आज तक। एक इंजीनियर के पास 300 करोड़ का बंगला। सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित 300 करोड़ के एक बंगले को सील किया है। यह बंगला यूपी के चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा का बताया जाता है। दिल्ली पुलिस के साथ ईडी की टीम जब बंगला सील करने पहुंची तो अरुण मिश्रा के साथ जमकर नोकझोंक हुई। कहते हैं कोई कितना भी भाग ले, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। एक बार फिर इस कहावत पर मुहर लग गई। ये वीडियो है प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों और यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा के बीच की गर्मागर्म बहस का। इसकी कहानी बताएं, उससे पहले जरा सुनिए बातचीत का यह हिस्सा। नहीं वो तो यहाँ पे तो दूसरे हम तो आए जस्ट गेम, तो ये क्या मतलब ऐसे जबरदस्ती घुस कर? कोई जबरदस्ती नहीं घुसा है। हाँ आप तो यू आर जस्ट फोर्सिंग योर एंट्री। तो आप लोग घर के बिल में घुस जाओगे तो खोलेगा कोई नहीं। हम पूरी देर से बिल बजा रहे हैं तो इतनी ह्यूमिलिटी यही होती है। नहीं हमें तो पता भी नहीं था। तो कैसे नहीं पता? वो साला कहाँ गया जो भाग के आया था? इसको बुला, इधर आओ। नहीं इधर आओ जरा। कितनी बार कहा तुमने खोल गेट? नहीं आप हैं कौन? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। डिप्टी डायरेक्टर हैं? हाँ। तो आप इस तरह बात करेंगे लोगों से? तो आप इस तरह बात करेंगे? दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित इस आलीशान बंगले को जब्त करने पहुंची थी। पृथ्वीराज रोड पर करीब 7000 वर्ग फुट में पसरे बंगला नंबर 11A के मालिक अरुण कुमार मिश्रा बताए जाते हैं। इसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जाती है। आरोप है कि यह बंगला काली कमाई का नतीजा है। ईडी की टीम जब मिश्रा के आलीशान बंगले पर पहुंची तो उन्होंने बचने के लिए हर हथकंडा आजमाया। दरअसल मिश्रा ने वकील अमृता राय को लीज पर बंगला देकर कार्रवाई से बचने की कोशिश की थी, क्योंकि कानूनन किसी किराएदार को मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन वो भूल गए कि बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद लीज का करार हुआ था। लिहाजा मिश्रा का यह हथियार बेकार चला गया।
निकालो सामान इसके बाहर करो। ऐसे ही होता है। अगर ऐसे होता, अगर आपको ठीक है, अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप किसी आदमी को ताले को डिस्पोज और आपके नाम ये नहीं है। नहीं, हम तो पकड़ के तुम्हें कर देंगे अंदर। हम अरे भैया आप मुझे चीज बताइए, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पे हूँ। तुम ही तो बोल रहे हो, और कौन बोल रहा है? अरे जब यहाँ कोई और है ही नहीं तो मैं कह रहा हूँ तो इसमें जेल जाना है, इसमें कुछ नहीं, इसके पोजीशन में इससे कोई मतलब, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो बहस किस लिए कर रहे हैं? बहस हम इसलिए करेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे कोई पोजीशन नहीं है, आपको कोई लेना देना। करीब 52 मिनट लंबे ड्रामे में अब ये साफ हो चुका था कि इंजीनियर साहब ईडी को उल्लू नहीं बना सकते, लिहाजा सामान समेटने में ही भलाई समझी। एक एक कमरे से वो सामान निकालते गए। इससे ये साफ हो गया कि इस बंगले के मालिक वही हैं, कोई और नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने बंगले को सील कर दिया है। मिश्रा पर आरोप है कि 2005 से 2007 के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्होंने गलत तरीके से करोड़ों रुपए बनाए। उसी पैसे से पृथ्वीराज रोड पर यह बेनामी संपत्ति खरीदी। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। घपले के आरोप में 2007 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर बहाल कर दिया गया। आशीष महर्षि, दिल्ली आज तक।